आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष जी का जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन और स्वागत होना चाहिए। आप बच्चों की तालियां रुकनी नहीं चाहिए। बच्चों जोरदार तालियां बजाओ। और कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री मीनू बहन की खातिर रोशन साथ लेकर चलता हूँ। मुझे क्या डराओगे मेरे दुश्मन, मेरे दिल में बसा के हिंदुस्तान चलता हूँ। ये तिरंगे झंडे में ध्वजारोहण ईश्वर को साक्षी मानकर शपथ लेते हैं कि हम इन खेल प्रतियोगिताओं को पूर्ण निष्ठा ईमानदारी और खेल सारे जमाल गांव और इस क्षेत्र की तरफ से आपको हैप्पी बर्थडे जी। आपको जन्म મને ખુશી है મને किसी की है મને किसी को चाहिए મને मेरा हिसाब समाधान ये ओलंपिक संघ संभाल रहे तो सारा इंदिरा जी थोड़ा ओके जी यहाँ के पार्षद और इलाहाबाद के इस कार्यक्रम के संयोजक नंदलाल जी जिला पार्षद और साथ साथ गांव के सरपंच प्रतिनिधि ओम प्रकाश जी, यहाँ हमें यहाँ पहुँच के आपने जो हमारा स्वागत किया और हम सबको जो ये मौका दिया है आपके साथ शामिल होने का, इसलिए इन गांव के सभी लोगों का मैं धन्यवाद करता हूं और धन्यवाद करता हूं मीडिया के साथियों का। आदरणीय बराड़ा जी, मैं जब इसकी कार्यक्रम की रूपरेखा बनी थी सांसद खेल महोत्सव की, मैं उस टीम का एक हिस्सा था और ये सिर्फ सांसद खेल महोत्सव नहीं था। इसकी वजह ये थी कि इसके बहाने से सभी सांसद अपने क्षेत्र के जो स्टेडियम्स हैं ग्रामीण इलाके में, उनके हालात देख पाएंगे कि वहाँ क्या कमी है और क्या हमें उसमें सुधार करना है, और साथ ही बच्चों से रूबरू हो पाएंगे ताकि
जो 2036 का जो हमारा ओलंपिक का जो लक्ष्य रखा है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, उसको पूरा करने के लिए बच्चों में एक भावना जागे और विश्वास पैदा हो कि हमारे इलाके के जो राजनेता हैं वो राजनीति के साथ साथ हमें भी संभालते हैं। इसलिए आप सब लोगों को ये जिम्मेदारी मुझे लगता है मिली। और मैंने फुल्ला जी को भी बताया था कि एक दिन हम पीछे काम कर रहे थे इसी काम में, तो हमारे सिरसा की जो आपकी परफॉर्मेंस थी काफ़ी बेहतर थी और एक्चुअल थी। बाकी सांसद भी काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं, लेकिन कई बार डाटा का हेरफेर हो जाता है। बहुत बेहतरीन व्यवस्था आपने की, सभी जगह पे हम काम देखते हैं। हमारी जो टीम है वो हम इसका लुक इनटू करते हैं, इसको देखते हैं, इसका सर्वे करते हैं। सबसे बेहतरीन सुचारू सुनियोजित तरीके से जो खेल कराए गए हैं वो उत्तर भारत में आप उनमें से एक हैं। मैं आपको बधाई देता हूँ। और क्योंकि ये सारा काम वेद फुल्ला जी ने आपके निर्देशों में किया है, तो मैं आपकी अनुमति से वेद फुल्ला जी को बधाई देता हूं कि वो आज से मेरे हरियाणा ओलंपिक परिवार में सदस्य के रूप में काम करेंगे और जल्द ही आपको मैं खुशखबरी दूंगा, क्योंकि ऐसे साथियों की सिर्फ आपको जरूरत नहीं, हमें भी जरूरत है। इस गांव में जो आपने इसका सेंटर रखा ये बहुत अच्छा किया, क्योंकि ये गांव सबसे बड़े गांव में से एक है और यहाँ बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं बच्चों से। अभी पिछले दिनों हमारी टीम बिहार गई थी और बिहार में वो काफ़ी अच्छा उसने प्रदर्शन किया और शायद सिल्वर मेडल लेके वो पहुंची थी। हालांकि काफ़ी विवाद हुआ वहाँ, हमसे हेरा फेरी हो गई, लेकिन बाई चांस वो जो मालिक थे वो मुझे जानते थे, तो इन्होंने बच्चों ने मेरा नाम लिया, तो बाद में इनके साथ न्याय हुआ और हमारी टीम जो है वो मेडल लेके आई वहाँ से। CBSE क्लस्टर के गेम थे। उसके साथ साथ अभी हरियाणा स्टेट गेम्स में भी इस गांव की जो बच्चियां हैं वॉलीबॉल में, हमारी बच्चियों ने बहुत अच्छा खेला है और मेरे ख्याल में पूरी हरियाणा की टीम में 3 या 4 बच्चियां तो सिर्फ हमारे जमाल से ही हैं। हरियाणा बहुत अच्छा प्रदर्शन वो कर रहे थे। तो ये अच्छा गांव है, पर दुख की बात यह है कि इतना बड़ा गांव होते हुए भी मैं देख रहा हूँ यहाँ व्यवस्थाएं बहुत कम हैं। अगर यही एक स्टेडियम है तो फिर मुझे लगता नहीं कि हम भविष्य में इस स्टेडियम से ओलंपिक के मेडल पैदा कर पाएंगे। मैं जिला पार्षद जी से भी रिक्वेस्ट करता हूँ, सरपंच साहब से भी करता हूँ कि जो पार्टी पॉलिटिक्स है इसको छोड़ के, चुनावी राजनीति को छोड़ के, जिस तरह से हम खेलों में काम करते हैं, हमारी एसोसिएशन में सब लोग हैं, हम खेलों में राजनीति नहीं करते, तो कम से कम इस गांव में स्टेडियम का जरूर ध्यान दें। इस व्यवस्था से तो ये बच्चे नहीं खेल पाएंगे और क्योंकि आपने मुझे बुलाया है और मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद की वजह से हम सक्षम हैं कुछ कर पाने में, तो मैं आपको 30 लाख रुपए जमाल के स्टेडियम के लिए देता हूं। जैसे भी आप व्यवस्था कर पाए आप हमें बताइएगा। हम फिक्स जो चीज़ें होती हैं जो घुमा फिरा नहीं सकते, जैसे कमरा है, ट्रैक है, जो चीज़ें घूमने उठा नहीं सकते आप, उसके लिए हम पैसे दे सकते हैं। तो मैं 30 लाख रुपए इस गांव में करता हूं। वैसे भी हमने बराला जी 9 नर्सरियां हमारे से मांगी गई थी और एक गांव ने तो 2 मांगी थी, हमने उनको भी 2 दी, यहाँ भी इन्होंने मांगी थी, इनको भी हमने दी और काफ़ी उम्मीदें हैं हमें इस इलाके से भी। और जो ये बच्चे आज जो खेलने आए हैं आप में ही, क्योंकि आपकी सबकी उम्र जो मैं देख रहा हूँ कि कोई 8 साल का है, कोई 10 साल का है, कोई 11 साल का है, 1-2 बच्चे हैं जो 12, 13, 14 साल के हैं। जब 2036 का हमारा ओलंपिक आएगा तो आप लोग, कोई 18 साल का होगा, कोई 17 साल का होगा, कोई 20 साल का होगा, आप ही होंगे जो वो मेडल लेके आएंगे। जैसे हमने एक टैगलाइन दिया है हरियाणा के बच्चों के लिए, मिट्टी से मेडल तक। जैसे आप आज इस मिट्टी में बैठ के कोशिश करेंगे और इस मिट्टी में ही धूल भरी
जो हवा चलेगी उसमें आप खेलेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास करेंगे और जब मेडल जीत के आएंगे तो उससे सिर्फ आपको फायदा नहीं होगा, उससे हमें भी फायदा होगा। आप मेहनत करें, आप कोशिश करें, आप आगे बढ़ें, हमसे मदद मांगें, आप जीतें। और जीतने की वजह क्या हम चाहते हैं, क्योंकि हमें आपसे बहुत आशाएं हैं, हमें आस है सिर्फ आप जीतेंगे तो आप ही नहीं, हमारा भारत भी आपकी तरफ ध्यान से देख रहा है। तो आपको मेहनत करनी है और हम आपके भाई हैं, आपके पिता हैं, आपके अभिभावक हैं, आपसे बड़े हैं। जब भी आपको खेलों के लिए कुछ भी चीज चाहिएगी हम आपके लिए पूरी करेंगे। और जो हमें निर्देश हैं, किसी भी बच्चे को, चाहे वो उसके पास सुविधाओं का अभाव हो, चाहे उसके माता पिता की कोई पहुंच ना हो, हम उसके साथ अन्याय नहीं होने देंगे। एकदम ट्रांसपेरेंट काम करेंगे, किसी के प्रेशर में नहीं आएंगे और कोई किसी बच्चे से आप विश्वास रखें, भेदभाव बिल्कुल नहीं होगा। कभी भी आपको लगता है कि आप अच्छा खेलते हैं, आपको मौका नहीं मिलता है, आप हमें बताइए, आपको किसी प्रकार की समस्या कोई नहीं आएगी। एक बार दोबारा मैं धन्यवाद करता हूं बराला जी का जो हमारे यहाँ पहुंचे, और साथ साथ में रंजन जी का जो मंच की व्यवस्था संभाल रहे हैं, और साथ में हमारे एईओ साहब का जिन्होंने व्यवस्था को पूरा ओवरलुक किया है, इनका भी धन्यवाद करता हूं। और आप सबको भी मैं एक फिर अनुरोध करता हूं, आप अच्छी आत्मा से खेलें, पूरी मेहनत करें और जीतने के लिए खेलें, रात दिन एक करें। हम आपके साथ रहेंगे, सांसद जी आपके साथ हैं, और ये क्योंकि ये प्रभारी भी हैं तो इनका आज का ही समय नहीं है, इनका लंबे समय तक ये इसको देखेंगे खेलों को। तो आप जब भी कोई काम है हमें बताएं, हमसे नहीं होगा, इनसे बात करेंगे, इनसे नहीं होगा, आगे करेंगे। सब लोग मिलजुल के रहें और खेलों में राजनीति ना करें। जो भी स्टेडियम के बारे में जो भी व्यवस्था आपको करनी है वो आप जो खेल के जो समझदार लोग हैं उनसे बात करके जरूरत के हिसाब से हमें बताएं और हम उसको जल्दी उस पैसे को रिलीज कर देंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कप्तान साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बिना मांगे हमें 30 लाख रुपए दे दिए तो हमारा हौसला बढ़ गया। यदि मांग लें तो फिर क्या हो। 2012 की शुरुआत में हुए थे, 13.5 साल हो गए हैं और 27 में ये स्टेट गेम्स थे। और ये बधाई तो आपको, सब आपके सहयोग से हुआ है, अकेला कोई आदमी कुछ नहीं कर सकता। इसमें मीडिया की तो बहुत ज्यादा भूमिका थी, सब लोगों ने हमें सपोर्ट किया, प्रेज किया, इवेंट से पहले भी प्रेज किया और इवेंट के बाद भी डेली खिलाड़ियों के रिजल्ट्स को, खिलाड़ियों की जो भूमिका थी खेलों में उसको आपने छापा, टीवी के माध्यम से दिखाया, सोशल मीडिया से दिखाया, तो मैं आपको बधाई देता हूँ। सर, क्षेत्र में खेल स्टेडियम की आज जैसे जमाल की आपने घोषणा की, बहुत सारे स्टेडियम बने लेकिन उस हालात में नहीं है जहां हम मेडल लाने वाले खिलाड़ी पैदा कर सके। क्या आप ठीक कहते हैं, मैं भी गांव से ही संबंध रखता हूं और एक वक्त की योजना आई थी खेल स्टेडियम की, जो उसमें गांव की पंचायतों को जमीन देनी थी और खेल विभाग को उसमें स्टेडियम्स बनाने थे। 8 से 10 एकड़ की जमीन मांगी गई। तो उस वक्त किसी वजह से या उसमें जागरूकता नहीं थी, जो जमीनें दी गई वो 50% से ज्यादा जमीनें जो है वो लोकेशन और लोकेशंस थी, गांव से कुछ दूर थी, कहीं वो धरती गांव से नीची थी, कहीं वो सेम की थी। तो स्टेडियम बने, 163 स्टेडियम बने जो 10 एकड़ के आसपास के। 3 बड़े जो पूरी जो सुविधाएं हैं हमारे पास, 3 स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हैं हरियाणा में और हर जिले में एक जिला स्टेडियम है। 22 हमारे पास सब डिविजनल स्टेट स्पोर्ट्स फैसिलिटीज हैं। 163 हमारे पास राजीव गांधी खेल स्टेडियम हैं और 250 के आसपास हमारे पास मिनी स्टेडियम हैं। तो जो गांव की बेसिक जो व्यवस्था मैं देखता हूं उसको मैं रखता हूं, जो 10 एकड़ का स्टेडियम जिसको राजीव गांधी खेल स्टेडियम बोलते हैं, उस पे हमें काफी ध्यान देने की जरूरत थी क्योंकि गांव में था। जो उपमंडल में थे उसकी व्यवस्था बन जाती है क्योंकि अधिकारियों की उपस्थिति भी होती है और शहरी माहौल होता है। हालात काफी ठीक नहीं थी क्योंकि उसमें जो कहा गया था, जब जमीन ली गई थी तो ग्राम पंचायत ने, जैसे अभी हमने
जो आपके यहाँ व्यायामशाला आई हैं, उसमें अंडरटेकिंग दी है ग्राम पंचायत ने कि 80% सरकार देगी और 20% ग्राम पंचायत देगी, और आगे का जो उसका जो देख रेख है वो ग्राम पंचायत ही करेगी। ऐसे ही इन स्टेडियम्स में भी ऐसा था। वो उस व्यवस्था को ठीक किया है। अभी हमने सरकार से बात भी की है, और हमें पूरे हरियाणा के जो बजट है, हमारा डी प्लान का जो बजट है, उसमें हरियाणा पहला राज्य है भारत का जिसमें डिस्ट्रिक्ट प्लान का मिनिमम 10% रिजर्व किया गया है, जिसको हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन के रिकमेंडेशन से ही जारी किया जाएगा। तो हमने जो पहले चरण में प्लान किया है, हमारे पास जो उपलब्ध सुविधाएं हैं, सिरसा जिला की बात करते हैं तो सिरसा जिला में 9 सुविधाएं हमारे पास उपलब्ध हैं। जितना भी पैसा होगा उसका 70% पैसा हम उन सुविधाओं पे लगाएंगे ताकि उनकी मेंटेनेंस हो जाए, हॉल ठीक हो जाए। सबसे बड़ी एक समस्या और आ रही है यहाँ पे, लड़की और लड़कों के लिए बाथरूम्स नहीं है। सैनिटेशन सबसे जरूरी है, क्योंकि लड़कों की तो चलो बेचारे चल जाता है, लड़कियों को तो बहुत जरूरत है। जो फीमेल एथलीट्स हैं चेंजिंग रूम्स की व्यवस्था भी नहीं है। पहले चरण में हम 70% जो हमारा राशि होगी उसको जो एग्जिस्टिंग जो मौजूदा जो सुविधा है उनको ठीक करने में, मेंटेन करने पर लगाएंगे, और 30% पैसा उस पर लगाएंगे जहाँ पे लोग हैं, खिलाड़ी हैं, पॉपुलेशन है, अच्छा खेलते हैं, लेकिन सुविधाएं वहाँ नहीं है। वहाँ नई सुविधाएं इस्टेब्लिश करेंगे। तो उसके बाद जो नेक्स्ट ईयर होगा उसमें उन्हीं सुविधाओं पे जो 9 सुविधाएं थी उनके ऊपर फिर हम मेंटेन कर लें। हर साल ये फिक्स रहेगा। तो एक तरह से आप ये माने कि जो एग्जिस्टिंग स्टेडियम्स हैं, पहले 3 साल में 70% पैसा उस पर लगेगा और 3 साल के बाद उसमें 50% ऑफ टोटल बजट। तो हर साल ये मेंटेन होता रहेगा। मोर और लेस इसमें 20 से 25 लाख रुपए एक स्टेडियम को 1 साल का मिलेगा। सर, आप सरकार के अंदर हैं और के अध्यक्ष हैं। एलनाबाद विधानसभा क्षेत्र में कोई स्पोर्ट्स एकेडमी या कॉलेज के क्या प्रयास? अब तक मेरे पास जो रिक्वेस्ट आई थी या जो मुझसे कहा गया, मुझे जमाल के लोगों ने कहा था और मुझे माधो सिंघाना के हैं उन लोगों ने कहा था, मुझे रूपावास की एप्लीकेशंस आई थी। मैंने जितनी भी मेरे पास एप्लीकेशंस आई थी सारी नर्सरियां मेरी खुल चुकी हैं आपकी। मुझे इसके अलावा कोई भी एक आदमी भी ऐसा नहीं है जिसने रिक्वेस्ट की हो और मैंने उसको मना किया हो। मैं उसी तरफ आपको जा रहा हूँ। अभी हम बड़े स्तर पर हम एक साई की एक योजना है उस पर हम काम कर रहे हैं। उसके लिए एक अभी इसको आप तय ना मानिएगा, क्योंकि हमें एक लीज एग्रीमेंट तैयार करवाना होगा। पंचायत से हमें जमीन चाहिएगी सरकार को 33 साल के लिए। तो उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की एक स्कीम है पूरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के लिए। मैं उसको आपकी कॉपी भी दे दूंगा आपको, अगर चाहिएगी तो। सारा पैसा साई खर्चती है, सरकार का एक पैसा भी लगता है। ऐसे सेंटर्स कई जगह खुल चुके हैं। अभी मैं जो अभी लेके आए हैं हम एक सुविधा, वो 58 करोड़ रुपए की सुविधा हम लेके आए हैं। वेलोड्रम हरियाणा का पहला वेलोड्रम है। उसमें हमें गांव में जमीन उपलब्ध नहीं हो पा रही थी, और जो ये लीज जो होती है गांव में, गांव की जमीन को जो ट्रांसफर करना होता है इसके लिए थोड़ा समय लगता है। तो समय कम था, इसलिए हमने उसको कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में ही ट्रांसफर कर लिया। लीज उन्होंने दे दी हमें, आसान था वो। तो 58 करोड़ रुपए बजट हो गया, टेंडर भी हो गया, हमारा ओपन आ गया। ऐसे ही हम आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं जमीन की। मेरा मन है कि जैसे भरोका गांव है, हाँ हैंडबॉल की सुविधाएं बहुत अच्छी थी, तो उसकी एक सीएम अनाउंसमेंट पेंडेंसी में है। मल्टीपर्पज हॉल है, उसका हम बजट इंक्रीज करके उसको बहाल करके उसको लेके आने की सोच रहे हैं, जो बहुत सुंदर और बहुत बेहतरीन व्यवस्था होगी। दूसरा 2 करोड़ 28 लाख रुपए के आसपास माधो सिंघाना के स्टेडियम्स के पेंडेंसी में है। वो भी मुझे लगता है जल्दी ही वो आ जाएंगे, और माधो सिंघाना स्टेडियम जो एग्जिस्टिंग स्टेडियम है उसमें ठीक ठाक सा व्यवस्था हो जाएगी। इसके साथ साथ सविता पुनिया का गांव है जोधका। जोधका में मैंने 20 लाख से हरियाणा की पहली स्पोर्ट्स लाइब्रेरी मैं बनाने जा रहा हूँ, जिसमें सिर्फ खेलों से संबंधित किताबें, कॉपियां और पुस्तक, जो भी अलग अलग सामग्री, डिजिटल सभी चीजें उसमें होंगी। मैं ऐसा प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि उस लड़की को भी सम्मान मिलेगा, चित्र का नाम भी होगा, और उसी से ही उसका उद्घाटन कराएंगे। इसको नॉन पॉलिटिकल फंक्शन रखेंगे। तो सरपंच मेरे पास आ चुके हैं, मैंने खुद ही बुलाया जोधका के सरपंच को, और उनसे मैंने लेटर ले लिया है, और मुझे लगता है कि 7-8 अप्रैल तक हम इसको शुरू करते हैं। कप्तान साहब, जैसे सिरसा की सीमा पंजाब और राजस्थान के साथ है और यहाँ पर नशे का बहुत बड़ा और
युवाओं की मौत हो रही है, कहीं ना कहीं खेलों के साथ उनको जोड़ रखे। पूर्व में जो है मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के सामने भी कोटा के लोगों ने मांग रखी थी कि वहाँ पे स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी अगर बन जाए तो इस इलाके का उद्धार हो सकता है, युवा खेल से जुड़ सकता है। डेफिनेटली हमारे पास ये बात आई थी, तो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की तरफ तो नहीं, हमने आईआईटी के बारे में सोचा था, क्योंकि जहां आईआईटी है उसमें जो यूनिवर्सिटीज या इस तरह के इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी उनको अडॉप्ट करनी पड़ती है। तो एक में दो काम हो जाते। तो जो लैंड जो लोकेशन सेलेक्ट की गई थी उसमें 300 एकड़ से ज्यादा की जमीन की रिक्वायरमेंट थी। रेवाड़ी में भी जमीन देखी गई, करनाल में भी देखी गई, कुरुक्षेत्र में भी देखी गई, और हमने बाद में रिक्वेस्ट किया बड़े नेताओं से, और हमने इलाहाबाद की भी एक जमीन है जिसको हमने आइडेंटिफाई किया है। प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है और मैं कहना चाहता हूँ ये कि पॉलिटिकली हमारा हिस्सा सिरसा का कम है, तो फर्टाइल लैंड अभी तक ये कम है, और जहाँ फर्टिलिटी ज्यादा है वहाँ उनका दबाव सरकार पर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से पड़ता है। फिर भी हमने लैंड आइडेंटिफाई कर ली है, उसका सर्वे करवा उसके यहाँ से जो उसकी रिकमेंडेशन जा चुकी है, और शुरुआत मैंने ही की थी। मैंने से शुरुआत करके इसको यहाँ तक पहुँचाया। देखते हैं कामयाब हो पाऊंगा तो, नहीं तो हम जो नशे की बात है उसमें जबरदस्ती ये नहीं रोका जाएगा नशा। इसमें दो तरीके से काम करना पड़ेगा। एक तो अवेयरनेस चाहिए, एक इसमें जिस तरह से मैंने प्रयास किया था, हालांकि उसे पॉलिटिक्स से जोड़ दिया गया, मैंने प्रयास किया था जितने भी खेल हुए हैं आज तक उसमें मैंने एक भी मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी का ऐसा खेल नहीं है जिसमें मैंने किसी भी प्रकार का थोड़ा या ज्यादा योगदान ना दिया हो। उसका कोई पॉलिटिकल मोटिव नहीं था, उसका मोटिव यही था कि लोगों को, बच्चों को बहका दिया जाए और खेल की तरफ मोड़ दिया जाए। मैंने मैराथन की शुरुआत भी की, मैंने जिम भी काफी लगाए, पर बाद में क्या होता है कि उसको देख रेख उसकी नहीं होती है और उससे समस्याएं आती हैं। पर सबको जागरूक होना चाहिए। जैसे आज की शुरुआत है, इससे भी फर्क पड़ता है। थोड़ा सा हमें पुलिसिंग जो व्यवस्था है, जो हमें उनको भी सूचना देनी चाहिए। हम कई बार सोचते हैं कि कि अपना के लिए, इसको भी थोड़ा सुधारना पड़ेगा। और आप लोगों पर भी जिम्मेदारी है, क्योंकि गांव का आदमी गांव में ही रहता है, लेकिन आपकी निगाह जो है, आप क्रो आई है आपके पास, एक जो ऊपर से देख सकती है सबको। आपको भी इसमें थोड़ा करना चाहिए। और हमारे लिए कभी भी कुछ बताएं आप। 1 साल की सरकार के कार्यकाल को कैसे देखते हैं? क्या मैं अपेक्षित हूँ सरकार के कार्यकाल पे कुछ टिप्पणी करने के लिए? हाँ जी। मेरे हिसाब से तो मैं इसको ठीक मानता हूँ। मुख्यमंत्री जो है, उनकी परसेप्शन भी यही है, शायद आप भी मुझसे सहमत होंगे कि वो काफी मिलनसार हैं, आसान है। और मुख्यमंत्री के जो मिलने का समय है वो रात को 12 बजे तक, 12:30 बजे तक भी है। मैं ये नहीं कहता कि रात को मिलने से कोई फर्क पड़ता है, लेकिन इससे लोगों में भावना जागती है, अटैचमेंट होती है और उनको अपनापन भी फील होता है। अब तक सरकार ठीक काम कर रही है। जो मुख्यमंत्री ने अब तक की जो नौकरी लगाई हैं, 25,000 नौकरियां लगाई, ये भी ठीक ठाक थी। इसमें कोई शिकायत, एक भी शिकायत नहीं आई। और मैं तो पर्सनली भी उनसे अनुग्रहित हूँ, क्योंकि जो खेल का कोटा पिछले 5-6 साल से रुका हुआ था, मैं उनसे मिला तो उन्होंने मेल फीमेल जो कांस्टेबल्स हैं, मेल फीमेल जेल वार्डर्स हैं, असिस्टेंट लाइनमैन हैं, डिप्टी रेंजर फॉरेस्ट है, असिस्टेंट जेल सुप्रिटेंडेंट है, उनकी जो पोस्ट थी उनको स्वीकृति दे दी है। अभी वो खेल कोटा की पोस्ट आ जाएंगी। और 450 के आसपास कोचेज की व्यवस्था थी जो पेंडेंसी में थी, वो भी फाइनल स्टेज पे है। वो भी मुझे लगता है कि 2 फाइल उसमें आ जाएगी। वो अग्निवीर का जो कोटा था 10% का, उसकी वजह से वो फाइल दोबारा से चली गई थी, उसमें अब उसका एडिशन हो गया है, भी आ जाएगी। साथ में एक फाइल और है हमारे पास जो टीचर्स की और सब इंस्पेक्टर्स की है। इसके फार्म काफी पहले भरे गए थे, लेकिन किसी वजह से वो नहीं हो पाती हैं, तो उसमें भी काम चल रहा है। तो पर्सनली अगर मैं देखता हूँ तो मैं तो सेटिस्फाई हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा इंक्लाइंड भी हूँ। बाकी तो आप ज्यादा देखते हैं। क्राइम तो काफी किस तरह का?
साइबर क्राइम एक तरफा तो नहीं होता, दो तरफा होता है। हम लालच कर लेते हैं कि अलग अलग कॉल आते हैं, क्योंकि जिसने अपराध करना है, साइबर क्राइम करना है, वो तो एक फाइनेंशियल लूट है, फ्रॉड करते हैं। गांव के लोग भोले बड़े लोग हैं, हमें अवेयरनेस करनी पड़ेगी। अभी सरकार भी इस बारे में काम कर रही है। कोई आजकल वो था, अरेस्ट ही कर लेते थे, पहले डिजिटल अरेस्ट कर लेते थे। किसी गांव के आदमी को बहका लेते हैं, लालच दे देते हैं। थोड़ा हमें भी अवेयरनेस करनी पड़ेगी। और आपको क्राइम के बारे में घंटे 2 घंटे में अच्छी सूचनाएं भी मिलेंगी। देश की गवर्नमेंट काम कर रही है, और आज के बाद आपको थोड़ा फर्क दिखेगा। किसी भी चीज को करने में समय लगता है, क्योंकि कुछ चीजें देश की हैं, कुछ विदेश से प्रायोजित हैं। तो व्यवस्थाएं काफी तरह की होती हैं। जब आप रिपोर्ट करते हैं किसी को या किसी चीज को कंट्रोल करते हैं, तो वहाँ की कंडीशंस को भी फॉलो करना चाहता है, जो उस गवर्नमेंट की कंडीशंस होती हैं।